आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कि आपका ये जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न आया है, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है, आप लाइन देख पा रहे हो ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम टू ई पेडागॉग। माय नेम इज ईशान त्रिपाठी और हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को करने में हमें थोड़ा सा स्लाइड्स को आगे पीछे करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा और मैप्स को बार बार देखना पड़ेगा, थोड़ा स्लाइड्स आगे करके थोड़ा पीछे करके। सो बेयर विद अस, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। सो जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड चैप्टर हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस वी आर नॉट गोइंग टू कवर द होल चैप्टर इन वन गो, बिकॉज ऐसा करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में, बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको भी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में बांट देंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ये, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, हाउ डज इट फंक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका ये जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न आया है, नया जो सिलेबस, मतलब सिलेबस क्या, कुछ जो पार्ट है चैप्टर में वो डिलीट किया गया है, जिसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में जो मैकेनिज्म है उसको डिलीट करके सीधा हिमालयास के ऊपर पहुंचा गया है। बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब तक आपको वो कोर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको हिमालयास का फॉर्मेशन या फिर इंडिया का फॉर्मेशन या फिर जियोलॉजिकली कौन सा इंडिया का पार्ट कब बना, कैसे बना, वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए हम अपने पुराने वाले को पकड़ के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, हाउ डज इट वर्क, मतलब हम इसमें एक और बार जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा था, लेयर्स ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज करेंगे। लैंडफॉर्म्स एंड द रीजंस फॉर द लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, इसको देखना। तीसरा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, अर्थ जब बनी तो कैसे बनी। जियोलॉजिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री कब है, क्या इंडिया में आज जो भी चीज़ें हैं एक साथ बनी थी या अलग अलग टाइम पे बनी थी, कैसे बनी थी, इसको देखेंगे। इसके अलावा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, वैसे तो हमारे को पता है पॉलिटिकली इंडिया के पास 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं, बट लैंडफॉर्म्स के हिसाब से इंडिया के क्या फिजियोग्राफिक डिविजन्स है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा, ये है आपका पहला पेज एनसीईआरटी का, बट ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस हम इसके हिसाब से नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करेंगे। हम लोगों को पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर। ठीक है, सो हम थोड़ा सा थ्योरी में जाते हैं अर्थ के अंदर। अर्थ क्या है, एक स्फेयर है, पूरी तरीके से स्फेयर नहीं है, वैसे जियोइड शेप है अगर हम प्रॉपरली बात करें तो अर्थ के अंदर 3 लेयर्स सब जैसे जानते हैं कि हैं, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है कोर। बेसिक बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे। सो कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल और एक है कोर। सही बात है, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर की थिन आप लाइन देख पा रहे हो, ये ब्लू थिन लाइन जो है यही है क्रस्ट। यानी आप ये समझ के चलो कि अगर टॉफ़ी जैसी होती है और टॉफ़ी की जो ऊपर रैपर होता है, मतलब बहुत ही थिन, वही है अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, ये रॉक्स का बना हुआ है। ये जो क्रस्ट है, अच्छा ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। मेंटल को फर्दर डिवाइड आप कर सकते हो अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में, और कोर को आप डिवाइड कर सकते हो आउटर कोर में और इनर कोर में। बात समझने वाली ये है कि ये जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, और ये जो अपर मेंटल है, ये जो अपर मेंटल है इसका भी अपर पार्ट, मतलब ऐसा करके कुछ, जैसे मान लो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, और ये पतला सा ये जो चीज़ है, ये क्रस्ट है। तो कुल मिला के ये क्रस्ट प्लस ये जो अपर मेंटल का अपर पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं इसे, लिथोस्फेयर, मतलब लिथो की स्फेयर यानी रॉक्स की लेयर, इसको बोलते हैं हम
लिथोस्फेयर, सारा खेल इसी का है, इसलिए मैं आपको समझा रहा था ये लिथोस्फेयर क्या होता है। अगर आपने लिथोस्फेयर समझ लिया, आगे की कहानी आसान हो जाएगी। ये जो पूरी अर्थ है ना, ये जो पूरी अर्थ है, इसका ये जो लिथोस्फेयर है, यानी क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यानी जो सॉलिड पोर्शन ऑफ अपर मेंटल, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है ना, ऐसा नहीं है। ये डिवाइडेड है प्लेट्स में। कैसे? ऐसे। अगर आप देख सकते हो, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं जिसमें कि ये ऐसे करके डिवाइडेड है। अब होता क्या है कि ये जो लिथोस्फेयर है, जो कि हमने ये बात करी, ये वाला जो पार्ट है लिथोस्फेयर, ये अपर मेंटल के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म मतलब होता है जो पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, हाई विस्कोसिटी का है। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये देख रहे हो आप, ये जो प्लेट्स हैं डिवाइडेड प्लेट्स, ये लिथोस्फेयर क्या करती है, ये उस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। और यही प्लेट्स का कोई ऐसा फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि आज तो चलो ये यहां पर है। क्या शुरुआत से ये यहीं पर थी? क्या साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ ही था हमेशा, या फिर कुछ और था? क्या दुनिया ऐसी ही थी? क्या ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन था कॉन्टिनेंट्स का और ओशियंस का? इसका आंसर भी हम देंगे बट थोड़ा देर के बाद। बट आपको यहां पे जो समझने वाली बात यह है कि लिथोस्फेयर पूरी तरह कंटिन्यूअस नहीं है, वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। और वो लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर नाम का एक मोल्टेन पार्ट है जो कि अपर मेंटल का पार्ट है, उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है। उसके ऊपर फ्लोट होने की वजह से ये 3 तरीके से फ्लोट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ये प्लेट मूवमेंट। ये प्लेट मूवमेंट है। अगर ये जो 2 प्लेट्स हैं आपस में पास में आ रही हैं तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स। अगर ये प्लेट्स के नीचे एस्थेनोस्फेयर में लिक्विड का मूवमेंट, मैग्मा का मूवमेंट कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये क्या दूर जा रही हैं, तो ये बनती है डाइवर्जेंट प्लेट्स। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां पर ये पैरेलली जाते हैं, जहां ये पैरेलली जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो यही है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया और ये एक्सप्लेन कर दिया। जहां तक रही बात इसकी, तो मैंने आपको इस फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये लिथोस्फेयर क्या है और इसका काम क्या है। इतना अगर हमें सारे को समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दुनिया पहले से ही ऐसी थी या दुनिया पहले कुछ और थी और अब वो कुछ और है, और क्या जो अब है वो भी आगे वैसी ही रहेगी। ओके, ये हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्लाइड्स को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मगर एक बार अगर आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा फन और किसी टॉपिक में नहीं है ज्योग्राफी के। तो पहले जब दुनिया बनी थी, जब अर्थ बनी थी, तो कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था। जैसे आज हम देखते हैं साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, एशिया अलग है, राइट, उनके बीच में समंदर है। मगर पहले ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि पहले एक लैंड मास हुआ करता था जो कि साथ में था, उसको हम बोलते थे पैनजिया। क्या बोलते थे उसको? उसको हम बोलते थे पैनजिया। इधर देख लेता हूं। पैनजिया का मतलब क्या हो गया? पैन मतलब पूरा, जिया मतलब लैंड। तो सुपर लैंड मास होता था जिसे हम बोलते थे पैनजिया। उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। फिर क्या हुआ? अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या है? ये कॉन्टिनेंट हो गया या समंदर हो गया, ये लिथोस्फेयर है। मैंने आपको पहले बताया क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। अब क्या हुआ कि इस लिथोस्फेयर में मैग्मा का मूवमेंट नीचे से शुरू हुआ, एस्थेनोस्फेयर का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके वजह से ये आपस में डिवाइड होना शुरू हुए और 2 मेजर लैंड मास बने। एक ऊपर वाला बना लॉरेसिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड, जो कि साउथ में हुआ। कुछ ऐसा जैसे ये पैनजिया था, ये डिवाइड हुआ 2 भाग में, एक ऊपर वाला लॉरेसिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे? इंडिया किस चीज का पार्ट था, लॉरेसिया का या गोंडवाना लैंड का? तो इसको देखने के लिए आप ये वाला फिगर देखो। इसमें आपको समझ में आएगा कि पहले साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, एंटार्क्टिका, ये सब एक सर्दन जो मेजर लैंड बना था आफ्टर पैनजिया का वो डिवीजन के बाद, तो ये उसका पार्ट हुआ करता था। हम पास में थे किसके? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका के पास में थे।
अगर आपको आज भी इसका प्रूफ देखना है तो एक जिक्सॉ नाम की थ्योरी है, किताब विताब में इसका लेना देना नहीं है, मगर आप देखना कभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका को ऐसे फिट करके देखना, जिक्सॉ करते हैं ना, फिट करते हैं, तो आप फिट करके देखना, आपको कंप्लीटली वो फिट होते हुए नजर आएंगे एक दूसरे में। ये वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट था जिन्होंने कि इनको की बाद में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैंजिया, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ था, वैसे ही जो गोंडवाना लैंड है वो बाद में फिर फर्दर डिवाइड किया। यहां से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट अलग हो गई, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, कुल मिला के डिवीजन होता रहा। अगर आप आज ये समझ रहे हैं कि आज जो है वो आज से करोड़ों साल बाद भी इंडिया कॉन्टिनेंट वैसे ही रहेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज भी ये कॉन्टिनेंट, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये मूव कर रही हैं और इनके मूवमेंट से नए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ओके, ये तो थी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की, जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे हुई अर्थ की। अब जरा इंडिया को देखते हैं। क्या इंडिया जो आज है पहले भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले केवल पेनिनसुलर ब्लॉक था। पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब क्या? पेनिनसुला मैंने आपको पहले भी समझाया है। पेनिनसुला इज अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय ओशंस फ्रॉम 3 साइड्स। 3 साइड से वो कवर्ड है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। पहले केवल ये पेनिनसुला लैंड मास ही था हमारे पास, जो कि हमारे पास था, जो कि गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा था। याद है मैंने गोंडवाना लैंड के बारे में बताया था, जो सर्दर्न मेजर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट बना था उसका। तो ये उसका पार्ट हुआ करता था। फिर जैसे डिवीजन हुआ तो फिर क्या हुआ, इसका मूवमेंट शुरू हुआ इस तरफ। देखिए किस तरह ये आगे जा रहा है अलग अलग जगह पे। और ये थी वो ऊपर वाला, एक लॉरेसिया बताया था, एक गोंडवाना लैंड बताया था। लॉरेसिया में यूरेशिया था और नॉर्थ अमेरिका था। तो फिर जाके ये किससे टकराया? ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, ये हमारी इंडिया, ये पेनिनसुला, ये ऊपर टकराया। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कि जब दो चीजें टकराती हैं तो क्या होता है? ऐसे करके फोल्डिंग होती है कि नहीं होती है? ये फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल इसी तरह बनते हैं माउंटेन्स, और इसी तरीके से बने हिमालयाज। और हिमालयाज को कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि वो अभी रिलेटिवली नए हैं। फोल्ड माउंटेन्स या तो ओल्ड हो सकते हैं या तो यंग हो सकते हैं। ओल्ड का एग्जाम्पल अरावली है और यंग का एग्जाम्पल हिमालय है। तो जब ये जो यहां से इंडिया की वो जो पेनिनसुला वाली प्लेट थी वो आगे आ रही है, यहां पे यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी थी वो है, अब ये दोनों आपस में टकराए और टकरा के इस तरीके से क्या हुआ, फोल्डिंग हुई और इससे बने हिमालयाज। समझ में आ गई बात? आई थिंक ये क्लियर है। अगर नहीं है तो इसको एक और बार वीडियो को पीछे करो और समझो कि ये क्या है। ओके, अब इसको थोड़ा 3D मैप में समझने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि ये है पेनिनसुलर रीजन। यहां तक तो पहले भी इंडिया था, जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था तब भी। मगर ये वाला जो पार्ट है, यानी ये जो प्लेन्स हैं, ये जो प्लेन्स हैं, ये पूरे प्लेन्स जो हैं ये, प्लस ये जो हिमालयाज हैं, ये सारे बने किसके वजह से? उसी टकराने के वजह से, जो कि इंडिया जब टकराया किससे? इंडिया मतलब ये वाला जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, तब बने ये हिमालयाज। और हिमालयाज के बनने के बाद क्या हुआ, जब हिमालयाज बन गए, हिमालयाज की भी जो 3 लेयर्स हैं वो एक साथ नहीं बनी थी, एक एक करके बनी थी। कभी रबर बैंड को ऐसे करते जाना करते जाना करते जाना, धीरे धीरे करके पहले एक फोल्ड बनेगा, फिर दूसरा फोल्ड बनेगा, फिर तीसरा फोल्ड बनेगा। ऐसे ही बने हिमालयाज के अलग अलग फोल्ड, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये माउंटेन्स बने, तो आपको पता है आप पहाड़ों में क्यों जाते हो? पहाड़ों में आप जाते हो कि क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप इन पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, फिर वहां बनती है बर्फ, बर्फ के पिघलने से निकलती है नदी, और नदी अपने साथ लाती है सेडिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये फोल्ड हुआ, जब ये हाइट बढ़ी, तो यहां पर आई ठंडक, ठंडक से बना बर्फ, और जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठीक होता है समर में, तो वहां से निकली नदियां, नदियां अपने साथ लेके आई सेडिमेंट्स। और हमारे को अच्छी तरीके से अभी तक पता चल चुका है कि वेदरिंग और इरोजन के फॉर्म में वो सेडिमेंट्स को तोड़ के लाती हैं, रॉक्स को तोड़ के सेडिमेंट्स लाती हैं और सेडिमेंट्स को बिछाती हैं। उन्हीं सेडिमेंट्स को बिछा के बना नॉर्दर्न प्लेन। नहीं समझ में आया? हम फिर से समझाएंगे दूसरी स्लाइड में, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए आप अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा स्लो करके इसको देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके,
सो अब हम चलते हैं हमारे फिजिकल डिविजन्स की तरफ, ठीक है। ये सब हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, ओके। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जियोलॉजिकली सबसे पहले क्या बना था, तो पेनिनसुलर ब्लॉक था इंडिया का। दूसरे नंबर पे क्या बना, हिमालयाज बने। तीसरे नंबर पे क्या बना, उन हिमालयाज के से जो नदी निकली उन्होंने वो नॉर्दर्न प्लेन बनाया, ओके। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि इस चैप्टर का नाम है, क्या मतलब होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का, या फिजिकल फीचर्स का क्या मतलब होता है। फिजिकल फीचर्स में कहते हैं ना कि उसके फिजिकल फीचर्स बहुत अच्छे हैं। फीचर्स मतलब उसकी नाक कैसी है, उसके कान कैसे, उसकी आंख कैसे, उसके सब कुछ कैसा है, राइट। वैसे ही जब हम लैंड के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो लैंड के फिजिकल फीचर्स में आता है प्लेटो, प्लेन, माउंटेन, ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड में। अब सवाल उठता है कि ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन माउंटेन्स की। देखो, माउंटेन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेयर याद है, प्लेट्स याद है, वो प्लेट वाली कन्वर्जेंट बाउंड्री याद है, जब कोई कन्वर्जेंट प्लेट्स आपस में पास में आती हैं तो वो कन्वर्जेंट प्लेट्स आपस में टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो फोल्डिंग होगी और उन्हीं फोल्ड से बनते हैं ये माउंटेन्स, जिनको बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये पूरा लिथोस्फेयर है। ये दो प्लेट सामने आ रही हैं, एक जो है जो भारी होगी, जो डेंसर होगी, वो नीचे की तरफ जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो ऊपर की तरफ उठेगी और बनेंगे ये पहाड़। तो ये बन गया एक। समझ में आ गई बात। दूसरा है ये वेदरिंग और ये इरोजन। जब ये बारिश होती है या जो नदी आती है वो क्या करती है, रॉक्स को तोड़ती है, वेदर करती है, इरोड करती है, और फिर क्या करती है, उन सेडिमेंट्स को लाके कहीं पर बिछाती है, और बिछाती जहां पर है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम ये प्लेन्स। क्या बोलते हैं, ये प्लेन्स ऐसे ही बनते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन है जिसमें आपके हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये सारे जितने स्टेट्स बने हैं, ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये सारा जो लैंड है ये प्लेन है। इसके ऊपर खूब अच्छी खेती होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ऊपर से जो नदियाँ सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं वो इन्हीं प्लेन के अंदर बिछा रही हैं, और उन प्लेन्स में बिछाने की वजह से हमें ये प्लेन्स मिल रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, हमने पढ़ लिया कि क्या कैसे बनते हैं, प्लेन्स कैसे बनते हैं। तो हमारे को ये समझ में आ गया माउंटेन्स और प्लेन्स कैसे बनते हैं। अब सवाल उठता है कि प्लेटोज कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन और प्लेटो में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि माउंटेन ज्यादा हाइट वाले होते हैं, प्लेटो कम हाइट वाले होते हैं। जवाब इसका गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत धारणा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटोज जो हैं उनकी जो स्लोप होती है वो काफ़ी कम स्टीप होती है इन कंपैरिजन टू माउंटेन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं। अगेन गलत आंसर। इसका एकमात्र एग्जाम्पल जो आंसर है वो ये है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनका जो ऊपर का एपेक्स होता है, यानी जो ऊपर की चोटी होती है वो इस तरीके से होती है, और जबकि प्लेटोज जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ऊपर से ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लैट होते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। जैसे इस प्लेटो को देखो और इसकी स्टीपनेस देखो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, राइट, कितना ज्यादा स्टीप है इसका स्लोप। तो ये एक पहला वाला धारणा गलत है, और इसकी हाइट भी काफी अच्छी खासी होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो तिब्बतियन प्लेटो है, पूरा वर्ल्ड फेमस है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब सवाल उठता है ये प्लेटो कैसे बनते हैं। प्लेटो कुछ ऐसे बनते हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग से बनते हैं, ठीक है। फोल्डिंग से तो नहीं, फॉल्टिंग से बनते हैं। अब फॉल्ट क्या होता है, देखो फ्रैक्चर और फॉल्ट में क्या डिफरेंस है। मान लो ये एक रॉक है, बहुत बड़ा पीस ऑफ रॉक है। मान लो यहां पर इस जगह पर एक हल्का सा ऐसे करके दरार आ जाती है, जैसे कि आपकी हड्डियों में आती है। जब हड्डियों में दरार आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब रॉक्स में दरार आती है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। जब इस दरार के अगेंस्ट में मूवमेंट हो जाता है और कुछ ऐसा होता है, मतलब ये झुक के इधर चला गया, ग्रेविटी ने अपना रोल प्ले किया और ये नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं हम क्या, फॉल्टिंग हो गई। फ्रैक्चर के अलॉन्ग मूवमेंट हो गया तो फॉल्टिंग हो गई। और जब आपकी हड्डी में जब ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, डिसलोकेशन हो गया। समझ में आ गई बात। हड्डियां थी, फ्रैक्चर आता तो सिर्फ बीच में वो होता, अब क्या हुआ, डिसलोकेशन हो गया, मतलब क्या हो गया, ऐसे करके हो गया, मतलब हड्डी अपनी जगह से हट गई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये हमको समझ में आ गया कि फिजिकल फीचर्स क्या क्या है माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, वो कैसे बनते हैं, ये भी हमने समझ लिया।
अब हमारे को जो समझना है वो है, अब हम सीधा चलते हैं हमारे फिजिकल फीचर नंबर 1। ये पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन समझ लेते हैं कि भारत में कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल फीचर जो है हमारा, उसको देख लेते हैं। ये इस मैप को अच्छी तरीके से देखो, आपको समझ में आएगा। कुल मिला के इंडिया में 6 फिजिकल फीचर्स या फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ में आपके हिमालयाज आ जाते हैं, जो कि ये वाला आप पार्ट देख रहे हो ये है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हिमालय केवल इधर है, हिमालयस आपके यहां पर भी हैं, हिमालयस आपके यहां पर भी हैं, और हिमालयस इनफैक्ट आपके यहां पर भी हैं। समझ में आ गई बात? ये है आपके हिमालयस का कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर का फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, हम थोड़ा एकदम मतलब सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। इन्हीं हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जब सेडिमेंट्स बिछाए तो उनसे बना प्लेन, जो कि है ये नॉर्दर्न प्लेन, जो कि यहां से शुरू होता है। इनफैक्ट वो एक्चुअली यहां से नहीं शुरू होता, वो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा पार्ट, यानी पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है वो पार्ट, क्योंकि वो पार्ट कैसे बना, वो इंडस नदी और उसकी जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियों ने वो भी अपना प्लेन्स यहाँ पर उन्होंने बिछाया और पाकिस्तान का प्लेन बनाया। ये हमारा अपना प्लेन है जो कि नॉर्दर्न प्लेन है, जिसमें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब आ जाता है। और यहाँ पर ये वाला कौन सा ये प्लेन है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। तो कुल मिला के एक हो गया हिमालयन रेंज, दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की इस तरफ चलो तो थार डेजर्ट, ये हम सबको पता है, राजस्थान के इलाकों में फैला हुआ है ये थार डेजर्ट। चौथे नंबर पे आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटो, ये जो लाइट ग्रीन कलर का आप पोर्शन देख रहे हो, काफ़ी बड़ा सा रीजन, इसके अंदर खूब सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इनफैक्ट ये इंडिया का सबसे पुराना स्टेबल लैंड मास है। आपको याद है गोंडवाना लैंड जो मैंने बताया था, जो पैंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ था, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड, ये उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है पेनिनसुलर। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत का अगर सबसे पुराना कोई लैंड मास है तो वो है पेनिनसुलर रीजन। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। अब पांचवा बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। सिंपल सी बात है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है क्योंकि वो प्लेन है, क्योंकि वो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये कोस्टल प्लेन्स है क्योंकि ये कोस्ट पे हैं। और प्लेन्स क्यों हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिमालयन रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन को बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसमें भी नदियां बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग, और ये भी इन प्लेन्स को बनाती हैं जो कि कोस्ट पे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसे, कोस्टल प्लेन्स। ये भी अपना कंप्लीट हो गया। कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा अब क्या छूट गया, छठा भी तो होता है ना। छठा है ये, जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं मैप में ड्रॉ करने के लिए, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये है हमारा छठा फिजियोग्राफिक डिवीजन। इन सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और अब इसमें डिटेल में घुसने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिमालयाज जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके, इसको इंट्रोडक्शन देखने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिमालयाज हैं ये ऐसे कल के ना, जैसे कोई माला पहनता है ना, माला जिसमें कि 1 रहता बीट, फिर 2, फिर 3 ऐसे करके, वैसे ही ये हिमालयाज की बहुत सारी जोन्स हैं। इसमें हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है, पूर्वांचल है, इनफैक्ट ट्रांस हिमालयाज भी है जो आपकी बुक में नहीं है, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। फिलहाल हम वही 4 डिवीजन देखेंगे जो 4 डिवीजन आपकी किताब में दी हुई है, जिसमें कि सबसे पहले है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, आप उनको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। हिमाद्री, जिसको कि हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज, या फिर इसको हम बोलते हैं इनर हिमालयाज। दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल। ये वो हिमाचल नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हिमाचल प्रदेश उसका केवल एक पार्ट है। ग्रेटर हिमालय, उसके बाद इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, और या फिर इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, और लास्ट में आता है शिवालिक, जिसको बोलते हैं आउटर हिमालय। इतने सारे नाम देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या याद करें, क्योंकि याद करना ही नहीं है।
कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है, अपने आप समझ में आएगा। हिमाद्री तो नाम याद करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय। इनर हिमालय इसलिए क्योंकि देखो, अब थोड़ा मैप की तरफ देखोगे तब समझ में आएगा। क्या है कि इनर मतलब हो गया सबसे अंदर का हिमालय, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो हिमालय है उसको बोलते हैं हम क्या, हिमाद्री, इनर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। बीच वाला जो है उसको हम मिडिल हिमालय, हिमाचल कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे साउथ में है उसको हम आउटर कहते हैं क्योंकि सबसे बाहर का है वो, इसलिए उसको बोलते हैं शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इसके अलावा एक और है जिसे हम बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं उसको, पूर्वांचल। कुछ लोग सोचेंगे ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, नहीं, ये उसकी बात नहीं हो रही है। ये हिमालयास या फिर इसको ईस्टर्न हिमालयास भी कहते हैं। ये ईस्टर्न हिमालयास इन 4 स्टेट्स में होके गुजरता है जो कि है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मिजोरम। मिजो हिल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक समझ ली। अब सवाल है, थोड़ा सा अंदर डेप्थ में घुसना पड़ेगा इसको देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। कौन सा वाला था ये? ओके, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं हिमालयास के बारे में। ये द हिमालयन माउंटेन्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसके बारे में 4-5 चीजें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले, ये जो हिमालयास हैं इनकी लेंथ कितनी है, मतलब ये फैले कितने हैं? ये फैले हैं ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स तक। मैं पॉइंट उठाऊंगा बीच बीच में और वहां से पढ़ाऊंगा। पूरा रीड करने जाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू मच अबाउट इट, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि तुम देखना तो तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिमालयास हैं ये 2400 किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं, 2400 किलोमीटर तक फैले हैं। सवाल उठता है कहाँ फैले हैं? तो भैया ऐसा है कि ये जो हिमालयास हैं ये फैले हैं आपके कुनलुन माउंटेन्स। ये पामीर नॉट है, ये देखो, इसको बोलते हैं पामीर नॉट। यहां से हिमालय शुरू होता है और यहां तक ये स्ट्रेच होता है। इसके बीच में जो टोटल लेंथ की बात की गई है वो बात की गई है 2400 किलोमीटर्स की। अब सवाल होता है ये पामीर नॉट क्या है? अगेन अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन कि पामीर नॉट किन 2 माउंटेन्स की नॉट बनाता है? तो आप इनके वेस्ट में आ जाता है हिंदू कुश और इनके ईस्ट में आ जाता है कुनलुन माउंटेन्स। कौन कौन से? हिंदू कुश माउंटेन और कुनलुन माउंटेन जहां पर ज्वाइन होते हैं उसको बोलते हैं पामीर नॉट। यहीं से शुरू होता है हिमालय का एक पॉइंट और हिमालय का दूसरा पॉइंट यहाँ पे नामचा बरवा नाम की जगह है और वहां पे जाता है, वहां तक जाता है। ये समझ में आ गई बात? दिहांग जॉर्ज, और यहां से लेके यहां तक फैला है जिसकी की टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि इसकी विड्थ कितनी है और वेस्ट में ज़्यादा है या ईस्ट में ज़्यादा है? पहली बात इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं। तो ये जो माउंटेन्स हैं इनकी अलाइनमेंट वेस्ट टू ईस्ट है। ये वेस्ट है फॉर ऑब्वियस रीजन, वी नो दैट कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, सो इट कम्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ऐसे करके हम कह सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे को समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो हिमालयास हैं इनकी विड्थ कितनी है? तो मैं आपको बताऊं, विड्थ मतलब होता है कि जैसे कि आप ये देखो कि 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है। वेस्ट में ज़्यादा है कि ईस्ट में ज़्यादा है? तो वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। विड्थ का मतलब, और ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो ये है कि यहाँ पर ये हिमालय जो है 400 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है और यहाँ पर आप देखो केवल 150 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है। कुल मिला के वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू मिस। ठीक है, ओके ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर हम नदियों के फॉर्म में बात करें तो एक तरफ इंडस नदी है और एक तरफ क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। इन दो मेजर रिवर्स के बीच में है ये हमारा हिमालयास, जो कि 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। एक है हिमाद्री, एक है हिमाचल और एक है शिवालिक। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। इसमें सबसे ज्यादा लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स जो होते हैं, मतलब लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन्स होते हैं, वो कौन सी वाली लेयर में? जो नॉर्दर्न मोस्ट लेयर है, यानी जो हिमाद्री है उसमें है सबसे ज्यादा लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स। इनफैक्ट ये कहा जाता है
कि जो 28 दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स हैं उनकी जो 14 पीक्स हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी रेंज में लाई करती है, हिमाद्री रेंज में लाई करती हैं। सवाल उठता है कौन कौन से, आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट का, माउंट कंचनजंगा का, इसके मकालू का, मानस आलू का, ये सब नेपाल सिक्किम में फैले हुए माउंटेन पीक्स हैं जो कि इसी रेंज के पार्ट हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉफ्टी माउंटेन्स है, काफ़ी ज़्यादा हाई माउंटेन्स है जो हमने देखे यहाँ पर। ओके, सो इसके बाद जो हम लोगों को करना है वो है हिमाद्री के बाद हिमाचल को देखना है। सो हिमाचल, जहाँ तक रही बात हिमाचल की, ठीक है, सो ये तो हो गया ये वाला जिसमें कि ज़्यादातर आपके बर्फ़ से ही ढके ये रहते हैं। इसके बाद हम जो बात करेंगे हिमाचल की बात करेंगे। हिमाद्री के साउथ में, यानी सबसे ऊपर वाली रेंज कौन सी थी, हिमाद्री रेंज थी। इसकी जो नीचे वाली जो रेंज है उसको बोलते हैं हम हिमाचल रेंज। हिमाचल एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है पीर पंजाल और एक है धौलाधर। कौन कौन सी, एक है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ और एक है धौलाधर की पहाड़ियाँ। एक्चुअली तो ये क्या है, एक्चुअली तो ये हिमाचल की ही पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल की ही रेंज है, कंप्लीटली उसी की रेंज है जिसे हम मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं या लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, जो कि फैली हुई है कहाँ पे, कश्मीर से लेके ये हिमाचल प्रदेश और इनफैक्ट कुछ पार्ट उत्तराखंड में भी इसका है। सो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये मेजरली जितने भी हिल स्टेशन हैं जहाँ पर हम जाना पसंद करते हैं, मसूरी हो गया और ये सारी जगह हिमाचल में जो जगहें हो गई वो सारी इसी जगह पर लाई करती हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये देखो ये वाला है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, ठीक है। फॉर ऑब्वियस रीजन हिमाद्री से इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम है, इनफैक्ट इसकी जो विड्थ है वो भी कम है। हमारे को जो समझने वाली बात है वो है कि पीर पंजाल और वो वाली जो एक मैं देखता हूँ अगर किसी मैप में इसमें होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीर पंजाल और धौलाधर की क्या है। कुछ ऐसा देखो, ये ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा। ये जो पूरी रेंज है ना ये वाली, इसकी 2 रेंज है, एक तो ये वाली रेंज है, ये मैं पहाड़ की तरफ से दिखा रहा हूं, एक है ये पीर पंजाल की रेंज और ये है आपकी धौलाधर की रेंज। कुल मिला के जो जम्मू कश्मीर में हिमाचल का पार्ट है उसको हम बोलते हैं पीर पंजाल, और वही जो हिमाचल की रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैली हुई है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं धौलाधर की पहाड़ियाँ। ये बात समझ में आ गई आई गेस। इसके अलावा और कोई इसमें तो नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा और कोई नहीं, इसमें नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको स्किप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो हिमाचल है वो क्या है, हिमाद्री के साउथ में है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक वेस्ट में है एक ईस्ट में है। वेस्ट वाला जो जम्मू कश्मीर में पार्ट में है उसे पीर पंजाल कहते हैं, जो ईस्ट में है वो धौलाधर है। इसके अलावा हिमाचल में ज़्यादातर आपको हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे, ये वही हिल स्टेशंस है जिनका ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग किया और यहाँ पे खूब सारा उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। ओके, व्हेन द पीर पंजाल धौला व्हाइल द पीर पंजाल फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ओके, नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसको देखो, व्हाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, द धौलाधर एंड द महाभारता रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। अब आप पूछोगे ये महाभारता वंश का है, मैंने आपको बताया ना कि ये जो हिमाचल रेंज है ये काफ़ी लंबी रेंज है, मतलब इसके अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल बोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में इसको जो है ये कहा जा रहा है, नेपाल में जब ये नेपाल में घुस जाता है और जो उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर इसको महाभारत के रेंज के नाम से जाना जा रहा है। तो कुल मिला के इसके अदर बहुत सारे नाम हैं, मगर आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो पीर पंजाल की रेंज है, मतलब जो ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है हिमाचल की, वो सबसे लंबी रेंज है। जो जम्मू कश्मीर वाली है वो सबसे लंबी रेंज है इन चारों में, चाहे कौन सी हो, पीर पंजाल हो, धौलाधर हो या महाभारत हो। ओके, कांगड़ा और कुल्लू वैली अक्सर लोग जाते हैं, कांगड़ा कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में, ये भी इसी वाली रेंज का पार्ट है। अब हम बात करेंगे आउटर मोस्ट की या सदर्न मोस्ट की, जो सबसे साउथ में पड़ता है। कुल मिला के आप ऐसा समझो कि हिमालयाज के
जो बीच वाला था हिमाचल, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच में एक और रेंज पड़ती है जिसे हम कहते हैं शिवालिक्स। क्या बोलते हैं इसको? शिवालिक्स, या फिर इसको बोलते हैं आउटर हिमालयस। क्या बोलते हैं इसे? इनर, मिडल और आउटर हिमालयस। जैसे कि जो ये बीच में हिमाचल ये था, हमने देख लिया, ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हो गई, ये आपकी धौलाधर की पहाड़ियाँ हो गई और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये वाला जो एक रेंज होता है बीच के, ये वाला रेंज होता है, इसमें ये वाला जो रेंज होता है, ये हिमाचल और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके बीच में सैंडविच्ड ये शिवालिक्स है, जिसे हम बोलते हैं क्या? आउटर मोस्ट हिमालयस। ऑफ कोर्स सबसे पहले हिमाद्री बने, फिर हिमाचल बने, फिर शिवालिक बने, और शिवालिक की हाइट इन तीनों में सबसे छोटी है, सबसे कम है। ये बात हमारे को माननी पड़ेगी। इनफैक्ट ये जो शिवालिक्स हैं, इन शिवालिक्स को आप ये समझो कि इसका कुछ मतलब जो इसका तलहाटी है, यहाँ से प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। और ये जो शिवालिक्स हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह में। फॉर एग्जाम्पल इनको जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दुधवा, जो आपको पता ही होगा, दुधवा। इसके अलावा जो दार्जिलिंग में आपके जो दार्जिलिंग हिल्स हैं वो इसका पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है। इस बात समझ में आ गई? सो शिवालिक्स क्या है? सदर्न मोस्ट रेंज है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। और इसके अलावा क्या है कि इनकी हाइट सबसे कम होगी और इनको भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू हिल्स, जम्मू के अंदर इसको बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में दुधवा हिल्स। इसके अलावा इसको दार्जिलिंग में बोला जाता है दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है। चुरिया मुरिया हिल्स भी हैं, इसके बारे में आप पता लगाना, आपकी किताब में नहीं दे रखा है फिर भी। ओके, ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना भूल गया। हिमाचल और शिवालिक के बीच में कुछ डून्स बने हैं। अब ये डून्स क्या हैं? मैंने आपको बोला ना, सेडिमेंट्स बिछे हुए थे। जब फोल्डिंग हो रही थी तो ये डून्स बने। ऐसे ही डून्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, पातली दून, चौखंबा दून। ये सारे दून किसके बीच में है? हिमाचल यानी जो मिडिल वाली है, और जो शिवालिक जो सबसे सदर्न मोस्ट है इसके बीच में है। ये वाले जो दून फॉर्मेशंस है ये उसके बीच में है। अगर आपसे पूछे श्रीनगर की ये जो खूबसूरत वैली है ये किसका पार्ट है, तो ये जो है हिमाचल का पार्ट है। आप वो हिमाचल मत समझो, हिमाचल प्रदेश वाला, ये हिमाचल और हिमाद्री के बीच में। बट अगर कोई पूछे तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये हिमाचल का पार्ट है, ये जो श्रीनगर की वैली है। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये लिखा हुआ है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि डून फॉर्मेशंस कौन सी 2 रेंजेस के बीच में होते हैं, श्रीनगर जो वैली है वो किस रेंज का पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वाली देखो, इसको देखो, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया। इसके अलावा ये तो हमने सारी चीजें देख ली। अभी तक आपने ये जो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, ये सारी चीजें देखने की कोशिश करी या जो आपने समझा, ये किस्म से हम ये कह सकते हैं कि आपने लॉन्गिट्यूडनल देख लिया। इसके अलावा जो हिमालयाज हैं उनको आप डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ रिवर्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि रिवर्स के बीच में कौन से हिमालयाज पड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप हिमालयाज को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो हिमालयाज हैं वो हैं किसके बीच में, जैसे मतलब मान लो, ओके, सो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक नदी है, इंडस नदी, जो ऐसे करके यहां से आती है, ठीक है, पाकिस्तान में जाती है। इंडस नदी से एक है और यहां तक सतलज नदी तक बहती है। इसके बीच में जो भी हिमालयास पड़ते हैं, ये पूरे जो हिमालयास हैं, इनको हम पंजाब हिमालयास कह लो, कश्मीर हिमालयास कह लो, इन सारे नामों से जाना जाता है। इसके इन 2 नदियों के बीच की जो माउंटेन्स है, जो हिमालयास है वो। इसके अलावा सतलज और काली नदी के बीच में, यहां पर एक काली नदी है जो कि इनफैक्ट इधर है, जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच में, मतलब सतलज नदी और काली नदी के बीच में ये वाला जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालयास। इसके अलावा तीस्ता नदी यहां पर बहती है, इधर कहीं बहती है,
और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो ये पूरा हिमालयाज है, इनको हम बोलते हैं आसाम हिमालय या फिर अरुणाचल हिमालयाज। समझ में आ गई बात? आसाम हिमालयाज या अरुणाचल हिमालयाज, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। अब लास्ट जो हिमालयाज का हमारा सेक्शन बचता है वो है पूर्वांचल यानी नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिमालयाज पामीर नॉर्थ से एक्सटेंड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट था, और वो होते हैं नामचा बरवा तक। इसके बाद सिंटेक्सियल बेंड आता है, मतलब अचानक से एक बेंड आता है, और उसके बाद हिमालयाज साउथ वाइज, उसके बाद वो साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहां तक, यहां से लेके यहां तक हिमालयाज है, उसके बाद साउथ अचानक, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अचानक से इसके बाद सिंटेक्सियल बेंड आ जाता है और ये साउथ की तरफ मूव करने लगते हैं। ये टोटल जो एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश वाला है, उसके बाद नागा हिल्स हैं, उसके बाद मणिपुर हिल्स हैं, उसके बाद मिजोरम हिल्स हैं, ऐसे करके रहते हैं। तो ये 4 हिल्स हैं जो कि मिलके बनाते हैं, जिसमें कि एक है पटकाई बूम, फिर है नागा हिल्स, फिर है मणिपुर हिल्स, और फिर है मिजोरम हिल्स। समझ में आ गई बात? पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। इसी के साथ हमारा हिमालय जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है। पेनिनसुलर ब्लॉक इंडिया का सबसे पुराना ब्लॉक है। वो आया कैसे? वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, कैसे फोल्डिंग हुई, कैसे हिमालयाज बने, और हिमालयाज के बनने के बाद ऐसा नहीं कि सारे हिमालयाज एक साथ बन गए, मतलब तीनों जो लेयर्स हैं जो हमने बात करी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक की, ये सब अलग अलग टाइम पे बने। पहला एक फोल्ड बना, फिर दूसरा फोल्ड बना, फिर तीसरा फोल्ड बना। उसके बाद इन फोल्ड्स के बनने के बाद पहाड़ जो बन गए, ऑफकोर्स वहाँ पर हाइट पे क्या बनी? बर्फ बनी। जब वो स्नो बनेगी तो ऑफकोर्स वहाँ से नदियाँ नीचे आएंगी, जब समर्स आएंगे तो वैसे ही नदियाँ आई। खास करके 3 मेजर रिवर सिस्टम्स बने, एक इंडस रिवर बना, एक गंगा रिवर सिस्टम बना और एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बना। जब मैं कहता हूँ रिवर सिस्टम बना तो व्हाट डू आई मीन कि सिस्टम बना? सिस्टम मतलब होता है एक नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसका सोर्स, उसका माउथ, ये सारी चीज़ें मिला के एक रिवर सिस्टम बनता है। ये जो इंडस रिवर सिस्टम बना, या फॉर दैट मैटर गंगा रिवर सिस्टम बना, या फॉर दैट मैटर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बना, इन तीनों ही रिवर सिस्टम्स ने क्या किया? इन रिवर सिस्टम्स ने बहुत सारा सेडिमेंट्स, बहुत सारे रॉक्स को इरोड किया, वेदर किया, और उसके बाद उनके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कराया, और उन सेडिमेंट से बनाया एक बहुत लंबा चौड़ा प्लेन जो कि ऑलमोस्ट 2400-2500 किलोमीटर लंबा था, बिल्कुल उतना ही जितना हिमालयाज, जो कि पाकिस्तान के एरिया से शुरू होकर, पंजाब जो उनका प्लेन है वहाँ से शुरू होकर हमारे जो प्लेन्स हैं वहाँ तक वो एक्सटेंड होता गया, जिसमें कि आपके मेजरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अलावा फॉर दैट मैटर जो आसाम के कुछ इलाके, अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेन्स, ये सारे जो एरियाज हैं इन तीनों ही रिवर सिस्टम्स ने, प्लेन्स ने बनाए। सवाल उठता है कि ये प्लेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? आज की डेट में ये प्लेन्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पर आती है एल्यूवियल सॉइल, वही एल्यूवियल सॉइल जो कि नदियाँ इरोड करके लाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा खेती के लिए अच्छी होती हैं। इसके अलावा ये प्लेन्स में क्लाइमेट भी काफ़ी फेवरेबल है, इसीलिए ये जो एरिया है इंडिया का, ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है और काफ़ी इंटेंसिवली इरिगेटेड है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। ये चीज़ हमने थोड़ा ब्रीफ में समझ ली। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं इस एरिया के बारे में। ये है नर्दर्न प्लेन जो कि यहाँ पाकिस्तान से शुरू होकर यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। 3 मेजर रिवर सिस्टम्स बनाए, इंडस ने, उसके ट्रिब्यूटरीज ने, गंगा ने और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, और ब्रह्मपुत्र ने, उसकी ट्रिब्यूटरीज ने ये पूरा प्लेन को बनाया है। जब मैं प्लेन कहता हूं तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई प्लेन है तो यानी कोई भी लैंडफॉर्म तो होगा ही नहीं, पूरा सपाट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह सपाट है, कोई लैंडफॉर्म ही नहीं है। इनफैक्ट इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भाबर एरिया, तराई एरिया, इसके अलावा खादर सॉइल, भांगर सॉइल, इस तरीके के डिविजन्स हैं जो कि हमको समझ में आने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन्स। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सोर्स होता है किसी भी रिवर का, मतलब वो कहाँ से निकल रही है,
ट्रिब्यूटरीज मतलब होती है वो छोटी छोटी नदियां या फिर वो लंबी लंबी नदियां जो कि मेन रिवर को पानी अपना सप्लाई करती हैं इन देयर मेन कोर्स, मतलब जो उनका जो कोर्स होता है उसके अंदर वो अपनी मेन रिवर में जाके मिल जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है, जब नदी निकलती है तो वो पत्थरों को तोड़ती है। जब नदी अपने मैच्योर फेज में चली जाती है, मतलब जब तक वो अपने माउथ से मिलने की कोशिश करते हैं, मतलब जब तक वो अपने जो उनका लास्ट पॉइंट है वहाँ पे मिलती है, तब तक नदी बहुत सारा डिपोजिशन अपने साथ लाती हैं। उस डिपोजिशन को लाने की वजह से खूब सारा सेडिमेंटेशन होता है और उस सेडिमेंटेशन की वजह से नदियाँ अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मतलब ट्रिब्यूटरीज मतलब जो अपना पानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब हो गए जो कि इतना ज़्यादा डिपोजिशन, इतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन होने की वजह से लास्ट में जाके जहाँ पे वो समंदर से मिलने वाली होती हैं वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं इसे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब हम बात करते हैं प्लेन्स की तो 4 एरियाज होते हैं। एक होता है भाबर, एक होता है तराई, एक होता है दूसरी सॉइल है खादर, और तीसरी है, चौथी है भांगर। इसको समझने से पहले काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में जो है ना वो दे रखा है बुक के अंदर। शायद जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं भी जब पहले रीड कर रहा था तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आपके लिए पिक्चर्स ला के लाऊँ कि ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। जब नदियां पहाड़ से सीधा नीचे उतर ही रही होती हैं और ऑलमोस्ट प्लेन्स में एंटर कर रही होती हैं, तब आप देखते हो कुछ इस तरीके की पिक्चर। देखते हो कि नहीं? इस एरिया में खूब सारे ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो बड़े बड़े पत्थर इसलिए क्योंकि रॉक्स अभी टूटना शुरू हुए हैं। जैसे जैसे और टूटेंगे और छोटे होंगे, मगर अभी काफी बड़े हैं। तो ये वो वाली बेल्ट है जहां पर इतना ज्यादा पत्थर हो जाता है कि जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि नदियां इन पत्थरों के नीचे से जा रही हैं या नदियां सूख रही हैं। नदियां नहीं सूखती हैं, बस ये है कि वो नदियों के ऊपर ये पत्थर रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि नदियां डिसअपियर हो रही हैं। कुल मिला के आपको 4 चीजें जाननी पड़ेगी इस भाबर एरिया में। पहला कि यहाँ पर खूब सारे रॉक्स होते हैं। दूसरा, ऐसा अपीयरेंस आता है कि नदियां डिसअपियर हो रही हैं। तीसरा कि जहां पर पानी ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, मिट्टी नहीं होगी, तो फॉर ऑब्वियस रीज़न वहाँ पे वेजिटेशन भी स्पार्स होगी, काफ़ी कम होगी। और अगर वेजिटेशन कम होगी तो यानी वो एग्रीकल्चर के लिए भी एरिया ठीक नहीं होगा। सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। एक तो रिवर डिसअपियरेंस वाला, यही आपकी किताब में दे रखा है और यही किसी भी किताब में दे रखा होगा। रिवर डिसअपियरेंस ऐसा लगता है, बिग बोल्डर्स की प्रेजेंस रहेगी यहां पर। बोल्डर्स मतलब ये जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं ये। तीसरा, वेरी लेस वेजिटेशन आपको देखेगी। और चौथा जो सिंपल सी बात है कि लेस फर्टाइल एरिया। जाहिर सी बात है जहां पर भाई वेजिटेशन नहीं है वो फर्टाइल तो होगा नहीं, 100% सी बात है। अब यही नदियां पहाड़ से उतर के आगे प्लेन की तरफ आगे बढ़ती हैं। जब ये थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो ये जो बिग बोल्डर्स हैं इनको तोड़ तोड़ के एकदम मतलब वो महीन हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एक सेडिमेंट मिट्टी बन जाते हैं। और वो जगह होती है जहां पर ऐसा लगता है नदियां वापस से बाहर निकल रही हैं, वापस से रीअपियर हो रही है। यहाँ क्या हो रहा था? रिवर डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पर रिवर्स क्या होंगी? रीअपियर होंगी। यहाँ पर बिग बोल्डर्स थे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बिग बोल्डर्स नहीं होंगे, यहाँ पे जो सिल्टी सॉइल है, लोमी सॉइल है, वैसे करके रहेगी। वेरी लेस वेजिटेशन, यहाँ पर थिक वेजिटेशन होगी। और यहाँ पे बहुत ही लेस फर्टाइल एरिया, यहाँ पे खूब सारा फर्टाइल एरिया। एक किस्म से मार्शी एरिया होगा, कीचड़ वाला एरिया होगा। ये मार्शी एरिया होगा। रिवर्स रीअपियर करेंगी, इसके अलावा बहुत थिक वेजिटेशन होगी, वेरी फर्टाइल एरिया होगा। इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसा एरिया था, बट जब बंटवारा हुआ तो यहां पे जो वहां से पॉपुलेशन आई उनको बसाने के लिए बहुत सारी वेजिटेशन को काट दिया गया। सो दिस इज तराई एरिया। तो एक भाबर एरिया हो गया, एक तराई एरिया हो गया। ये तो हो गया डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अ प्लेन, ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो ये हो गया, यहां से निकली, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स थे और फिर उसके बाद और आगे बढ़ी तो यहाँ पे ये मार्शी एरिया आ गया, तराई एरिया आ गया।
अब सवाल उठता है किस चीज का, कि ये जो दूसरी चीज हमने बोली थी कि ये खादर और भांगर क्या है। अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है। उसको समझने के लिए जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये है नदी, मतलब यहां से आ रही नदी, और यहां पे ये है इसकी डेप्थ, मतलब अगर आप यहां से कूदोगे तो यहां अंदर जाओगे, मतलब ये ऐसे करके। पहले आप फिगर समझ लो अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये है खादर सॉइल और ये है भांगर सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हर साल क्या होता है, हर साल जैसे इस एरिया में ये चट्टान है जिसको नदियां लेके आ रही हैं। इस नदी ने क्या किया, चट्टानों को तोड़ा और मिट्टी में बनाया, तब्दील हो गई। मिट्टी किससे बनती है, इन्हीं रॉक्स के सेडिमेंट से तो बनती है। अब क्या हुआ कि इन सेडिमेंट्स को, ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये नदी अपने कोर्स में लेके आ रही है। बस खत्म होने वाला है, 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे इसको। ये जो नदियां हैं ये क्या करती हैं, ये अपनी मिट्टी लेके आती हैं, हर साल नई मिट्टी लेके आ रही हैं। इसी को हम बोलते हैं खादर सॉइल। मतलब ये नदी है अपने साइड में, मतलब ये जो मिट्टी लेके आई है वो उसने अपने साइड में बिछाया ऐसे ऐसे करके, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उसने यहाँ पर मिट्टी लाई और यहाँ पर आके मिट्टी बिछा दी। तो हर साल क्या आ रही है, नई मिट्टी आ रही है। और आप मुझे खुद बताओ, जो हर साल जब मिट्टी आती है तो नई मिट्टी आएगी तो वो फर्टाइल होगी कि नहीं, फर्टाइल भी होगी और नई मिट्टी भी होगी, हल्की गीली भी होगी। तो ये हो गई आपकी कौन सी वाली, खादर सॉइल। फर्टाइल भी होगी और इसके अलावा नई भी होगी और थोड़ी वेट भी होगी। मगर नदी हमेशा से ऐसा नहीं होता कि नदी अगर यहाँ से आ रही है तो हमेशा से यहीं से बह रही है। हो सकता है पहले नदी कभी यहाँ से भी बहती हो, यहाँ से भी बहती हो, अब उसने अपना कोर्स चेंज करके ये कर लिया हो, मगर पहले कभी ना कभी वो यहाँ से भी बहती होगी। और जब वो यहाँ से बहती होगी तो उसने कभी ना कभी यहाँ पर भी अपना डिपोजिशन किया होगा, यहाँ पर भी अपना डिपोजिशन किया होगा। आज के डेट में वो मिट्टी पुरानी हो गई है तो वो नदी की ही, उसी नदी की, मगर क्या है कि वो बहुत पुरानी मिट्टी हो गई है, उसमें कंकड़ होंगे, वो पुरानी हो गई है। और आपको पता है कि जो चीज़ कंकड़ वाली होगी क्या वो ज़्यादा फर्टाइल होगी, नहीं, वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी। तो यहीं से हमारे 3 डिफरेंस आते हैं, खादर नई सॉइल, भांगर पुरानी सॉइल। खादर जो है वो ज़्यादा वेट और ज़्यादा सिल्टी होती है, और जो ये है ये ज़्यादा कंकर वाली होती है। और इसके अलावा लास्ट वाला जो पॉइंट हमारे को समझ में आना चाहिए वो ये है कि खादर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है और भांगर लेस फर्टाइल है। विद दिस वी कंप्लीट नॉर्दर्न प्लेन। हमारा नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट होता है। जस्ट कीप स्टडिंग। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज पुट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम। इसके अलावा थैंक यू सो मच।